तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन्स जो है वो विविपेरस है। विविपेरस है इसका मतलब है कि वो सीधे ही यंग वंस को जन्म देता है। हम किस स्टेप में आगे बढ़ने वाले हैं तो वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस से, लेकिन गैमेटोजेनेसिस और वो कहाँ होता है, मतलब मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस किधर होता है, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस किधर होता है, वो देखने के लिए हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। उसके बाद है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आ सकता है कि देर इज़ अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑफ अ मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल जो इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेरफार या फिर अंतर हमें देखने को मिलता है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि मेल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब प्यूबर्टी से लेकर थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, प्यूबर्टी टू टिल डेथ। लेकिन फीमेल ऐसा नहीं कर सकती। फीमेल एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही गैमेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर गैमेट्स जनरेट कर सकती है। सबसे पहले जो कि आज हमारा मेन कोर टॉपिक है, जो मैं आज पढ़ना है, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकेशन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में है, आउटसाइड द पेल्विक रीजन नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द पेल्विक रीजन, तो ना, वो गलत है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेटेड है पेल्विक रीजन के अंदर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो पेनिस है। नहीं, पेनिस जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं कि जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन मेल के अंदर कहाँ पे होता है? तो मेल के अंदर जो गैमेट है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और वो जो स्पर्म बनता है वो बनता है टेस्टिस के अंदर। इसीलिए टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक और क्वेश्चन आता है जो कि आपको फ्यूचर क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, स्पेलिंग, कि अगर TESTIS है तो ये बात की जा रही है एक टेस्टिस की, लेकिन अगर TESTES है तो यहाँ पे बात की जा रही है दो टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो अगर TESTIS लिखा है या TESTS लिखा है तो इससे क्वेश्चन में और आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन तो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके अलावा टेस्टिस और क्या करता है? टेस्टिस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन भी करवाता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाता है। उसमें से जो हमारा मेन एंड्रोजन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या है हमारे पास? एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है और कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये लोग ना तो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ना तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है वो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी नहीं है, वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में है। लेकिन क्या सारे मैमल के पास ऐसा है? तो नहीं, सारे मैमल के पास ऐसा नहीं है। एलिफेंट हो गए या फिर ऐसे मैमल्स हो गए जो कि पानी में रहते हो, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, इनके अंदर जो टेस्टिस है वो हमें देखने को मिलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस देखने को मिलेगी। लेकिन ह्यूमन मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। ठीक है, सॉरी, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो मेल के अंदर टेस्टिस है वो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या काम करती है टेस्टिस को? हमने ऐसे क्यों इवॉल्व हुए हम कि भाई जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हो? वो इसलिए क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो ये मेंटेन करने के लिए जो टेस्टिस है वो है एब्डोमिन से बाहर, और किधर है? स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस की अगर साइज की बात करें तो इसकी विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर और लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर। शेप इसका है ओवल, और इसकी जो आउटर कवरिंग है वो है डेंस। ये डेंस हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन से क्वेश्चन आता है कि जो ओवरीज के आसपास की जो कवरिंग है वो किस टाइप की है। तो वो कवरिंग है थिन एपिथेलियम, यानी कि वो थिन कवरिंग है।
लेकिन टेस्टिस के आसपास की कवरिंग कैसी है? यह है डेंस कवरिंग। इसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब फीटल स्टेज के अंदर जब मेल है तो उसके फीटल डेवलपमेंट के अंदर 7th मंथ के दौरान क्या होता है? ये सपोज स्क्रॉटम है तो एक ऐसे होती है इंग्विनल कैनाल, और इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो है वो डिसेंड कर जाती है। टेस्टिस डिसेंड कर जाएगी, किधर डिसेंड कर जाएगी? ये डिसेंड कर जाएगी स्क्रॉटम के अंदर। इसके थ्रू ये करेगी इंग्विनल कैनाल। तो ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ की ये इंग्विनल कैनाल, उसके थ्रू टेस्टिस आ गई, ठीक है। अभी अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाई, पहली बात तो डिसेंड क्यों की? तो बोले टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था उसके इन्फ्लुएंस के अंडर ये डिसेंड कर गई थ्रू इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड कर गई, ठीक है। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड कर गई स्क्रोटम के अंदर। लेकिन अगर ये फेल कर गए डिसेंड करने में तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोला हमने? क्रिप्टोर्किडिज्म। दूसरा एक बात, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस इससे अलग है। टेस्टिस हमने निकाल दी तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो कॉयर बॉयज़ का कैस्ट्रेशन करवाने में आता था। क्यों? क्योंकि जो चर्च में जो थे वो पहले ही मतलब कम उम्र में 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में सिर्फ मेल गाते थे, और मेल जो कि कम एज के थे उनकी आवाज़ ऑब्वियसली हाई पिच की होती थी। तो वही हाई पिच मेंटेन करने के लिए जो अच्छे कॉयर बॉयज़ होते थे उनके जो टेस्टिस थे उसको कैस्ट्रेट कर देने में आता था, मतलब क्रश कर देने में आता था या फिर निकाल देने में आता था। और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस हुआ करती थी। और सिडेशन के लिए कभी कभी मॉर्फिन दिया जाता था ताकि दर्द कम हो, पेन किलर की तरह से। या फिर कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि जनरली तो लोग सवाई कर जाते थे क्योंकि उम्र छोटी है तो। लेकिन ये जो प्रैक्टिस थी ये अर्ली 19th सेंचुरी में इसको फिर बैन कर दिया गया। इसके अलावा हमें पता है कि हम जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्स का। तो ये ऑक्स कैसे बना? तो जो बुल होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, लेकिन इसके टेस्टिस हमने निकाल दिए तो ये हो गया डॉसाइल, यानी कि काम होगा। कौन? हमारा ऑक्स। अब अगर टेस्टिस की अगर हम बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन लेके तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा। टेस्टिस के अंदर ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे ना ये होंगे 250। तो ये जो एक लोब्यूल है ये दूसरा, ऐसे कितने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे हमें? 250। तो अगर आपको क्वेश्चन है टीईएस में कितना है तो आंसर होएगा 500, ठीक है। अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको या तो एक या तो दो या तो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड आपको फिर क्वेश्चन आएगा कि एक टेस्टिस के अंदर कितने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखो एक के अंदर या तो एक हो सकती है या मैक्सिमम 3 हो सकती है। ऐसे कितने कंपार्टमेंट है हमारे पास? 250। तो या तो 250 हो सकती है या तो 750 हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद हमें एक पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है। उसको हमने क्या बोला? ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी कहाँ पे ओपन होती है? तो ये ओपन होती है रेटेटेस्टिस में। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला रेटेटेस्टिस। ये होगा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से क्या निकलेगा? तो बोले रेटेटेस्टिस से निकलेगा वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया किधर खुलेगा? तो ये जो टेस्टिस है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है एपिडिडाइमिस। तो ये है एपिडिडाइमिस। कहाँ पे है? पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो इतनी ही चीज़ हमने इस डायग्राम में मेंशन की है। क्या मेंशन किया? देखो एक तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस की आसपास की कवरिंग कैसी है? टेंस कवरिंग है। इसके अंदर हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलेंगे। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हो सकते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। हर एक के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है, यानी कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर है। अब उसके बाद क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी कहाँ ओपन हुई? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस के क्या निकला हमें? वासा एफरेंशिया, जो कि होती है 10 से 12 वासा एफरेंशिया। और ये किधर खुलती है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया? ये जो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना इसका क्रॉस सेक्शन लेके इसको एग्जामिन किया। जब इसका क्रॉस सेक्शन लेके हमने एग्जामिन किया तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिला।
ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर हमें दो टाइप के सेल देखने को मिले। एक देखने को मिले स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे हमें देखने को मिले सर्टोली सेल। इन्हीं सर्टोली सेल को हम सस्टेंटिकुलर सेल या फिर नर्स सेल भी बोलते हैं। सर्टोली सेल को और हमने क्या बोला, सस्टेंटिकुलर सेल या फिर नर्स सेल। इसके अलावा क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया थे। तो स्पर्मेटोगोनिया का तो काम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का काम होगा स्पर्म बनाने का। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो इनका काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस हम अलग से देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें देखने को मिले सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या सिक्रीट करते हैं, तो एएमएफ। एएमएफ क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। देखो, हर किसी फीटस का एक कॉमन फेट होता है फीमेल बनना, लेकिन क्योंकि वाई क्रोमोसोम होता है, तो वाई क्रोमोसोम में पर्टिकुलर एक जीन होता है SRY जीन। ये जीन क्या करता है, फीमेल टाइप की जो डक्ट होती है ना, उनको फॉर्म नहीं होने देता। तो वो जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, AMF, जो कि सर्टोली सेल रिलीज करते हैं। कौन सा है वो, एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करेगा, जो फीमेल टाइप ऑफ डक्ट्स उसको डेवलप नहीं होने देगा। दूसरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो इसके उसको बाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपने को, कुछ तो चाहिए कि जहाँ पे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बाइंड करे। तो वो बाइंड करवाने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बनाता है सर्टोली सेल। इसके अलावा जब स्पर्म डेवलप होता है तो कुछ पार्ट जो है वो शेड करता है। तो वो जो शेड पार्ट्स, इनको एब्जॉर्ब करने का काम भी सर्टोली सेल करते हैं। इसके अलावा जो ग्रोइंग स्पर्म है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, और ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। ये बनाना क्यों ज़रूरी, क्योंकि जो हमारे स्पर्म है कब बनते हैं, वो बनते हैं 14th 15th या 13 14 15 प्यूबर्टी के एज में बनते हैं, जनरली टीनेज में। तो इस टाइम तक हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। ले अगर इस टाइम पे स्पर्म कांटेक्ट में आ गए ब्लड के, तो ब्लड इनको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगा, एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो स्पर्म है उनका नंबर कम हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाना ज़रूरी है। तो वो टेस्टिस और ब्लड के बीच में जो बैरियर बनाने का काम है वो भी सर्टोली सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल या फिर नर्स सेल करते हैं। अब ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो वाली स्पेस, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इन्हीं को हम बोलते हैं लेडिक सेल। ये देखो, लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है। लेडिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये बनाने का काम करता है। दूसरे एक सेल जो हमें देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा क्या, कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। तो आपको पूछ सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल या फिर लेडिक सेल। तो दो ही सेल है जो प्रेजेंट है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल और लेडिक सेल। अब हम पूरा पाथवे देख लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिस के अंदर हमने ये देखे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर या तो एक या तो दो या तो तीन क्या है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब यहाँ से क्या निकला था, रेटेटेस्टिस बोल रहा हूँ, ट्यूबुलर एक्टिव। उसके बाद ये क्या बना, ये बना हमारी रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से ये क्या थी, वासा एफ्रेंशिया। उसके पीछे की साइड क्या थी, वास डेफरेंस बोल रहा हूँ, एपिडिडाइमिस से। अब एपिडिडाइमिस से क्या निकला, वास डेफरेंस। अब देखो, ये वास डेफरेंस जा रही है। इसने लूप बनाया, किसके ऊपर लूप बनाया, इसने लूप बनाया है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। और ये एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। तो इस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है उसकी डक्ट और वास डेफरेंस, ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं, इसको हमने बोला इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट कौन सी है, सेमिनल वेसिकल प्लस वास डेफरेंस। और उसके बाद का जो पाथवे वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिन हुआ, एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओरिजिन हुआ, और यूरेथ्रा फिर ओपन होता है यूरिथ्रल मीटर्स के थ्रू। ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है स्पर्म का पाथवे। स्पर्म का पाथवे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, वहाँ से गए ट्यूबुलर रेक्टम में, वहाँ से गए रेट्रोटेस्टिस में। इतना पार्ट हम कंसिडर करते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के अंदर। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में, जिसमें आता है वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट एफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरिथ्रल मीटस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म का पाथवे बताइए। तो स्पर्म का पाथवे क्या होगा, स्पर्म का पाथवे होगा यहाँ पे, ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ से गए ट्यूबुलर रेक्टी, फिर वहाँ से गए हम रेट्रोटेस्टिस से गए वासा एफरेंस, उसके बाद गए एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से गए वास्ट डेफरेंस गई इजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा और यूरिथ्रल मीटस से बाहर। ठीक है, लेकिन ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में से और क्या चीज़ पास हो सकती है, इस यूरेथ्रा में से यूरिन भी पास हो सकता है। इसीलिए यूरेथ्रा को हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोला हमने इसको, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब साथ में बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी है, पहली है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है वो हाईली कॉइल्ड है और ट्यूबुलर है, और ये होती है एक पैर यानी कि 2 है। और कहाँ पर है ये, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे हमें सेमिनल वेसिकल देखने को मिलती है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है, और ये बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पे देखने को मिलती है, और ये चेस्ट नट शेप की है। तीसरी है बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। ये एक पैर है, ये बेस ऑफ द पेनिस पे है और पी साइज की है। बेस ऑफ द पेनिस क्या होगा, देखो ये जो है इसको बोलेंगे बेस ऑफ द पेनिस। ठीक है, इधर होती है बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। अब हम बात करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। सिर्फ एक ग्लैंड नहीं, सिर्फ सेमिनल वेसिकल बोल रहा हूँ, सेमिनल वेसिकल। हाँ, तो सिर्फ सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा नहीं बोलते, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट प्लस बल्बोयूरेथ्रल, तीनों के सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये रिच होता है कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम्स के अंदर रिच होता है। अब मेन फंक्शन आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किस में हेल्प करती है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। सीमेन तो किसे बोलते हैं, तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। अगर इसके अंदर स्पर्म भी मिला दें तो क्या होगा, तो हमारा बन जाएगा सीमेन, जिसकी पीएच 7.2 से 7.7। अब सपोज हमने यहाँ पे वास रेफरेंस जो इसको कट कर लिया, इसको कट कर दिया, तो क्या स्पर्म बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्या हार्मोन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन क्या स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, नहीं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। कहाँ से कहाँ नहीं जा पाएगा, एपिडिडाइमिस से इजैक्यूलेटरी डक्ट तक नहीं जा पाएगा। दूसरा, क्या हार्मोन में कुछ दिक्कत आएगी, तो हमने देखा था कि हार्मोन तो कहाँ बन रहा है, इधर बाहर बन रहा है। जैसे आप 11th में पढ़ के आए थे कि जो हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है डायरेक्ट ब्लड के अंदर। तो इसका सिक्रीशन इधर थोड़ी हो रहा है ना, इसका सिक्रीशन तो आसपास जो ब्लड वेसल से उधर हो रहा है। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में या उससे जो फंक्शन हो रहा है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें जो सीमेन होगा वो किसके अंदर लैक करेगा, माने कि उसके अंदर क्या नहीं होगा। तो अगर हमने वास डेफरेंस को कट कर लिया तो उसके अंदर स्पर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी एक इजैक्यूलेट जब हम करते हैं, एक इजैक्यूलेशन होता है तो कितने स्पर्म्स होते हैं, तब जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। एक इजैक्यूलेट के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे एनसीईआरटी में ऐसा लिख के दिया है कि 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होने चाहिए और 40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी शो करते होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि ये जो 60% है ना, उसी के 40% विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। आप खुद सोच के देखो ना कि अगर 60% नॉर्मल शेप एंड साइज़ के और बचे हुए 40% विगरस मोटिलिटी वाले, लेकिन शेप एंड साइज़ ठीक नहीं है, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो जो 60% है उसके 40%, तो 60 का 40% क्या होगा, 24%। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कितने स्पर्म है जो नॉर्मल शेप एंड साइज प्लस विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 24%। तो हमने क्या बोला था, एक इजैक्यूलेट में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, 200 से 300 मिलियन। तो यही अगर सेम क्वेश्चन में इधर लिख दो कि कितने स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज प्लस विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, तो कितने होंगे, 24%। इसका कितना आएगा 48, और इसका कितना आएगा 72 मिलियन। तो 48 मिलियन से 72 मिलियन
इतने होने चाहिए। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो जैसा ऐसे मैंने डायरेक्ट बोला वो कि हाउ मेनी स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज प्लस विगरस मोटिलिटी, तो आपका आंसर आएगा 24%। लेकिन सीधा सीधा पूछे डैश करके कि फॉर फर्टिलाइजेशन डैश स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड डैश शुड हैव विगरस मोटिलिटी, तो अब आप यही करोगे 60 और 40। ठीक है। यूरेथ्रा की बात हमने पहले कर दी। क्या बोला हमने कि यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से ओरिजिन होता है और पेनिस के थ्रू बाहर जाता है। ओपनिंग हमने बोला यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा इन मेल जो है उसको यूरिनल जेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। पेनिस जो है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नॉर्मली जो पेनिस होता है वो होता है स्मॉल और फ्लैसिड, ठीक है, लेकिन जैसे इरेक्ट होता है तो वो हो जाता है लॉन्ग और हार्ड। पेनिस जो है वो किसके काम में आता है? इंसेमिनेशन के काम में आता है। इंसेमिनेशन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन को इजैकुलेट करना, इसी को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अगर किसी मेल के अंदर पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि किसी को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस है। सपोज ये एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एनलार्ज एंड को बोलते हैं ग्लांस पेनिस और ये कवर्ड है बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। तो ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ये जो कवर्ड है इसको हम बोलते हैं प्रेप्यूसे या फिर फोर स्किन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं कि एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड प्रेप्यूसे विच इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड ग्लांस पेनिस। तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा? एनलार्ज एंड है ग्लांस पेनिस और लूज फोल्ड ऑफ स्किन है फोर स्किन। तो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।